यहाँ पेपर लीक नहीं होते मैम। 80 लाख रुपया FRO का, अब वीडियो का 90 लाख रुपया, नहीं सर? यहाँ सेटिंग होता है। तो यदि किसी के पास 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया हो और वो अगर इंटर पास भी है, 15-20 साल पहले पढ़ाई छोड़ भी चुका, तो हमारे झारखंड में उसके लिए हर प्रकार की सर्विस अवेलेबल है। हम आपको डिग्री भी देंगे और नौकरी भी देंगे, बस पैसे चाहिए। और हैक करके उनके मार्क्स बढ़ाए गए। जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें भी हैकिंग हुई है कि एक हरियाणा का कैंडिडेट है जिसका रैंक 11 है, रवि कुमार, वो दिल्ली आयकर विभाग में था और वहां पे वो इनामी है, उसके ऊपर 25,000 का इनाम है। वो सेटर था, सॉल्वर गैंग का हेड था। उस दिन चूंकि मीडिया ने एक तरफ दिखाया, दूसरी तरफ मीडिया ने दिखाया ही नहीं। लोग जेएसएससी का घेराव किए थे, कम से कम 10 से 12 हजार स्टूडेंट, कि हमसे गुम हो गया था तो हम इनको नेचुरल जस्टिस देते हुए इनको हम पास कर दिए। रेजिग्नेशन हमारा पहला कुछ है ही नहीं। हम स्टेट गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन क्यों चाहेंगे? हम लोग अभ्यर्थी हैं मैम, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। ये कहानी है झारखंड की कि फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही थी झारखंड के एक यूनिवर्सिटी राधा गोविंद से, कि जे हम इन सबके अभी मदद करे था ने ओकरा झारखंड कभियो न भूलतो। और हमेशा हम लोग जो लोग आज, मैं सीरियसली मैं भावुक हो रही हूँ मैम, इतना बड़ा समर्थन मतलब जितना भी मिला ना कभी नहीं मिला हम लोगों को। झारखंड में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले ने हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेएसएससी, जेपीएससी और बोर्ड एग्जाम से जुड़े विवादों के बाद स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर रिक्रूटमेंट की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट को नेशनल अटेंशन और पॉलिटिकल बैकिंग मिली थी, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स और उनके प्रोटेस्ट को उतनी विजिबिलिटी और सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसी मुद्दे को समझने के लिए हमने बात की झारखंड की एक अभ्यर्थी से, जिन्होंने ना सिर्फ एग्जाम प्रोसेस को करीब से देखा है बल्कि पेपर लीक और उसके बाद के डेवलपमेंट्स को भी महसूस किया है। इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स के बीच असल गुस्सा किस बात को लेकर है, गवर्नमेंट के एक्शंस को वो कैसे देखते हैं और आखिर बार बार होने वाले पेपर लीक्स के पीछे जिम्मेदारी किसकी मानी जा रही है। जी मैम। सबसे पहले श्वेता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। थैंक यू। सबसे पहले तो आप प्लीज एक बार ऑडियंसेस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और जो हाल ही में झारखंड में जो ये पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है। अच्छा ठीक है मैम, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं मैम कि मैं झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली एक अभ्यर्थी हूँ और मेरा 2022 में पीएचडी हुआ है इकोनॉमिक्स विषय से, और इससे पहले मैंने इतिहास विषय से भी पीएचडी कर रखा है। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, उसके बाद मैंने डीएलएड किया है, बीएड किया है और मेरा 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपने जॉब को छोड़ करके फिर मैंने यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं झारखंड में उसकी तैयारी मैंने शुरू की है और अभी तक मैं वर्तमान में भी तैयारी कर रही हूँ मैम, और आई होप कि जब तक उम्मीद है तब तक मैं करती रहूंगी तैयारी। तो मैम, जो ये झारखंड में जो ये पेपर लीक को लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस पर आपका, क्योंकि आप अभ्यर्थी रहे हैं, जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के, तो आपका क्या रिएक्शन रहा है इस पर। जैसे कि झारखंड में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, वो था 7 to 10 जेपीएससी, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें बाहर आई। ओवरऑल वो खत्म हुआ मामला 251 डेज में, तो थोड़ी सी होप बनी कि चलो चीजें अगर खराब होती हैं तो चीजें सही भी की जाती हैं। लेकिन जब से 2023 में जो पीजीटी की परीक्षा हुई, उससे पहले लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद म्युनिसिपल का एग्जामिनेशन हुआ और सबसे बड़ी बात की जो सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ, मैं आपको बता दूं मैम कि सारी की सारी परीक्षा विवादित रही है यहाँ पे। और विवाद ऐसा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा धांधली, सेटिंग, ठीक है, और गलत तरीके से लोगों को घुसाना। इवन मैं आपको बता दूं कि झारखंड में आज ही के न्यूज़पेपर में एक नया चीज सामने आया है, हालांकि इस बात से हम लोग बहुत पहले से परिचित थे, लेकिन आज के पेपर में ये चीज क्लियर हुआ है बता कि फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही थी झारखंड के एक यूनिवर्सिटी राधा गोविंद से। और मैं आपको बता दूं कि पीजीटी की परीक्षा हो या माध्यमिक आचार्य की परीक्षा, जो कि टीचर मतलब कहते हैं कि शिक्षक की भर्ती ऐसी भर्ती होती है मैम किसी भी स्टेट में कि हर घर से लोग शिक्षक निकलते हैं, कोई ना कोई एक बनता है शिक्षक, ठीक है।
तो मतलब आज ऐसा कुछ आया है कि जो हमारे यहाँ लेडी सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते थे, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसे वाले लोग। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की डिग्रियां बांटी गई हैं लोगों को, वो भी पैसे लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी टीचर्स की बहाली हुई है झारखंड में, चाहे वो माध्यमिक आचार्य हो, चाहे वो पीजीटी हो, मैं सहायक आचार्य की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जेटेट वालों का था, और जेटेट बहुत पहले हो चुका था झारखंड में 2016 के आसपास, ठीक है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इधर हुए हैं टीचर के एग्जामिनेशन, चाहे माध्यमिक आचार्य या पीजीटी, दोनों में बहुत ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे राधा गोविंद से, जिन्होंने अपनी डिग्रियों को पैसे के बल पे खरीदा है। तो आप मान के चलो कि पहला स्तर जो धांधली का है कि अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट जॉब, ठीक है, वो अपने लिए डिग्रियों को खरीदता है, उसकी भी व्यवस्था हमारे झारखंड में है। अगर उन डिग्रियों के बाद, ठीक है ना, जब एग्जामिनेशन होता है तो वो सेटिंग करके नौकरी भी खरीद सकता है। तो यदि किसी के पास 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया हो, और वो अगर इंटर पास भी है, 15-20 साल पहले पढ़ाई छोड़ भी चुका, तो हमारे झारखंड में उसके लिए हर प्रकार की सर्विस अवेलेबल है। हम आपको डिग्री भी देंगे और नौकरी भी देंगे, बस पैसे चाहिए। अच्छा, जैसे ये स्थिति है। आपने भी शायद खुद कुछ पेपर लीक्स फेस किए हैं आपने? हाँ मैम, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे। अच्छा, कौन से एग्जाम थे वो, और उसमें गवर्नमेंट या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का क्या रोल था? मतलब मैं ये बेसिकली जानना चाह रही थी कि क्या फिर आपकी सरकार ने ये जो लीक जो हुआ, आपने जो बताया कि आपने खुद फेस किया है, क्या सरकार ने इस लीक पर कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया, और कौन सी उस टाइम पे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी, उसमें उसका क्या रोल था? हाँ मैम, मैं बता रही हूँ। हमारे यहाँ जो पेपर्स होते हैं ना, जनरली 2 आयोगों से कंडक्ट करती है। जैक जो है वो कुछ थोड़े बहुत एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है मैम, सारे नहीं। और 2 बाकी और हमारे यहाँ बॉडीज हैं, एक है जेपीएससी और दूसरा है जेएसएससी। जेपीएससी जो है वो जितने भी अधिकारी, जैसे गेजेटेड ऑफिसर का जो जॉब होता है, उसको कंडक्ट करती है। बाकी क्लर्कियल हो गया, फिर टीचर्स का जॉब हो गया, ये सारे जॉब जो है, मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन लेवल का जॉब जो है वो जेएसएससी करती है, जो क्लर्कियल ग्रेड, यानी आप बोल सकते हैं सी ग्रेड और ग्रेड जॉब को, ठीक है। तो जेई के एग्जामिनेशन में 2 बार पेपर लीक हुए, तो फिर उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप ऑनलाइन लीजिए और टीसीएस से लीजिए, ठीक है। उनकी बात मानी गई, ऑनलाइन एग्जाम हुआ और टीसीएस से हुआ, और काफी फेयर एग्जामिनेशन हुआ वो। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम मैंने फेस किया, पहला तो मैंने जेपीएससी 7 to 10 फेस किया था। तो उसमें क्या हुए थे मैम कि एक क्लास से, मतलब एक सेंटर के एक क्लास से रेगुलर लोग पास कर गए थे प्री का परीक्षा। 3 टीयर में, 3 टीयर में एग्जामिनेशन होती है जेपीएससी सिविल सर्विसेज की, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो वो उसमें प्री के एग्जामिनेशन में 2 सेंटर से लगातार लोग पास थे। उस पे काफी सवाल उठा, और बाद में पता है मैम रीजन क्या दिया गया? रीजंस क्या सामने आए? रीजन ये आया कि जिन अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया था, उनका ओएमआर सीट आयोग से गुम हो गया था। ये रीजन दिया जेपीएससी ने कि हमसे गुम हो गया था, तो हम इनको नेचुरल जस्टिस देते हुए इनको हम पास कर दिए, ठीक है। उसके मैम हंस रही हैं आप, ये सच है, झारखंड में ये हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन हुए, सेकेंड रिवाइज रिजल्ट आया, 20 दिन का समय मिला, और मतलब हमारे साथ तो इनजस्टिस ही था कि हम आयोग की गलती से बाहर थे, और फिर जब रिजल्ट आया रिवाइज, तो हमें मात्र 20 दिन का समय दिया गया। मतलब किसी भी तरह हम लोगों को बाहर ही करना था, और वो करने में सफल भी रहे। और उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट लिया गया कि हमने 251 डेज में एग्जामिनेशन करवाया, हमने ऐसे करवाया। खैर कोई बात नहीं। सेकेंड जो एग्जामिनेशन मैंने फेस किया वो था पीजीटी। पीजीटी यानी कि हाँ 10+2 के टीचर बनते हैं इसमें। पे लेवल 8 का जॉब होता है, 4800 ग्रेड पे होता है। कहने को बहुत ही अच्छी जॉब है, रॉयल जॉब है मैम, क्योंकि आप देखोगे अदर स्टेट में तो इसको लोग लेक्चरर के इक्विवेलेंट मानते हैं, इंटर कॉलेज लेक्चरर ऐसे बोलते हैं। हाँ जी। तो पीजीटी की परीक्षा हुई, इसमें ये हुआ मैम कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुए थे, और मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सिस्टम को हैक किया गया, और हैक करके उनके मार्क्स बढ़ाए गए। जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें भी हैकिंग हुई है। मतलब वो भी जो कैंडिडेट्स थे
कह सकते हैं कि वो हिंदी और इंग्लिश की भी परीक्षा पास नहीं कर सकते थे। उसमें भी उनका सिस्टम हैक हुआ है और हैक होने के बाद, ठीक है, उनको 10 मिनट 15 मिनट हैकिंग हुई है और हैकिंग करके उनके मार्क्स को बढ़ाया गया है। और यहीं नहीं रुके ये लोग, उसके बावजूद जो अभ्यर्थी बहुत अच्छे थे, जो 90% 85% मार्क्स लेके आ रहे थे, वो इन हो जाते, तो उनके साथ क्या किया गया कि आंसर्स को जंबलिंग किया गया। जंबलिंग का मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने प्रोसेस क्या किया से हुआ है, एजेंसी की तरफ से नहीं, ये आयोग ने किया है। आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि चूंकि किसी प्रकार की धांधली ना हो, ठीक है, इस वजह से हमने आंसर्स को बदल दिए। और बदला कैसे इन्होंने कि अगर किसी का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका 4 ऑप्शन है, मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे कॉमन कि भारत की राजधानी कहाँ है, ऑब्वियसली नई दिल्ली, ऐसे करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिया, ए में नई दिल्ली, दिल्ली है ए में, और वो क्या कर देती है कि दिल्ली को उठा के डी में डाल दिए, लेकिन मेरा जो टिक किया हुआ आंसर वो ए ही रहने दिए और मेरा आंसर्स को गलत कर दिया गया। मतलब ऐसे ऐसे कैंडिडेट है मैम कि जो 130 स्कोर किए थे आउट ऑफ 150, उनका मार्क्स 95 कर दिया गया, 90 कर दिया गया और उनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया। इस पे केस हो रखा है, केस अभी डबल बेंच, कोर्ट का आदेश है कि आप अपना डिजिटल लॉगबुक को सुरक्षित रखिए। अब देखिए, जब भी के यहाँ तो हर परीक्षा हमारे यहाँ कोर्ट से ही निर्णय होता है, आयोग तो करती नहीं है निर्णय। इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा 2 मिनट समय लूंगी मैम मैं आपका, कि जो इसी एजेंसी ने, जो सतवत इन्फोसोल था, उन्होंने सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, ठीक है। इसी एजेंसी ने 28 जनवरी 2024 को एक और एग्जाम लिया, वो था जेएसएससी सीजीएल का पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। और उस एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ कि बहुत जम के धांधली हुई, पेपर ऐसे व्हाट्सएप पे चल रहे थे, लोगों के वायरल हो रखे थे, और उसके लिए बच्चों ने 31 जनवरी को, जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान में जेल गए थे, उस दिन चूंकि मीडिया ने एक तरफ दिखाया, दूसरी तरफ मीडिया ने दिखाया ही नहीं, लोग जेएसएससी का घेराव किए थे, कम से कम 10 से 12 हजार स्टूडेंट, और घेराव करने के बाद उसी दिन मजबूर होकर के जेएसएससी ने उस पेपर को कैंसिल किया। और मैं आपको बता दूं, उसी एजेंसी ने जिसने जेएसएससी को लिया था, उससे पहले 3 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा चुकी थी। तो और इसी एजेंसी को आयोग के द्वारा, आयोग मतलब मेरा मतलब जेएसएससी से है, ठीक है, उनको शोकॉज करती है 12 फरवरी को 2024, ठीक है। और 16 फरवरी को जिस एजेंसी को इन्होंने ब्लैकलिस्ट करने के लिए शोकॉज किया था, उसी एजेंसी से मैंने आपको एविडेंस भेजा है मैम, आप उसको पढ़िएगा, एनेक्सर 2 है, ठीक है। उसी एजेंसी से ये लोग फिर रिजल्ट भी मांगते हैं। इन्होंने एक बार भी जांच करना जरूरी नहीं समझा उस एजेंसी को, और फिर वो एजेंसी 24 अप्रैल 2024 को ब्लैकलिस्टेड होती है कोर्ट से, और उसके बावजूद म्युनिसिपल का रिजल्ट उन्हीं से मांग के और इन्होंने लोगों को पास कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि जो 80% मार्क्स लाए थे म्युनिसिपल में, आज भी वो बाहर है, निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद। ये कहानी है झारखंड की। बेसिकली अब मेरा ना अगला क्वेश्चन भी आपसे यही था कि मतलब जैसे जो पेपर लीक के बाद अभी जो सब हो रहा है, उसके बाद देखा जाए अभी गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, उसने सीआईडी प्रोब करी, कुछ अरेस्ट भी हुए, जेपीएससी के चेयरमैन का रेजिग्नेशन भी आया। तो इन स्टेप्स को देखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी एग्जामिनीज है, आप जैसे अभ्यर्थी जो हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है जो अभी सरकार ने जो भी ये एक्शंस लिए हैं? मैम, ये बाकी लोगों के लिए नई बात होगी, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसी चीजें झारखंड में हो चुकी है और फिर लिपापोती भी हुआ है। जिस समय सीजीएल का पेपर लीक हुआ था 28 जनवरी वाला, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 10 दिन 15 दिन के बाद, है ना, 20 फरवरी के आसपास चेयरमैन जो थे जेएसएससी के, हमारे पूर्व चेयरमैन नीरज सिन्हा सर, उन्होंने अपना इस्तीफा खुद ब खुद दिया था। सीआईडी जांच बैठी थी दूसरे एग्जाम के बाद, ठीक है, और उसपे सीआईडी जांच जब दोबारा एग्जाम हुआ 21 सितंबर और 22 सितंबर को, उसी एग्जामिनेशन का, तो सीआईडी जांच भी बैठी मैम,
12-13 लोग अरेस्ट भी हुए। इवन जिसने एविडेंस दिया था, जो व्हिसिल ब्लोवर था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उसी एजेंसी में कार्यरत थे, उन्होंने आवाज उठाई कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है। उन्हें 4 महीने जेल में डाला गया, झूठ सच का आरोप लगा के। वो मुद्दा गौन हो गया, कोई मतलब नहीं है। 6 महीने में सीआईडी को रिपोर्ट सौंपने का कोर्ट का ऑर्डर था। मैम 8 महीने हो गए, 3 दिसंबर को लास्ट हमारा जजमेंट आया था। आज मैम आज 4 अगस्त है ना, 8-9 महीने हो गए, अभी तक सीआईडी ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया मैम फाइनल। तो हमें तो सीआईडी पे भी ये सब तो मैम लिपापोती हो जाएगा। मैं खुल के बोल रही हूँ, ये लिपापोती हो जाएगा। बट झारखंड में जैसे आपने भी बताया कि बार बार पेपर लीक्स हो रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, जेएससी हो, जेपीएससी हो, तो इतने सालों से देखा जाए सेम प्रॉब्लम ही चलती आ रही है। तो आपके या आपके जैसे जो भी एग्जामिनीज हैं, उनके हिसाब से जो इसकी जिम्मेदारी है, उसका वो किस पर जाती है? सिर्फ एजेंसी पर जाती है या फिर जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट है उस पर भी जाती है? मैम मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी आपकी बातों का। यहाँ पेपर लीक नहीं होते मैम, यहाँ सेटिंग होता है, और दोनों में बहुत अंतर है मैम। पेपर लीक कोई एक व्यक्ति की गलती से भी हो सकता है। अगर किसी ने पेपर को साइड से निकाल लिया, व्हाट्सएप पे फोटो खींच लिया, वायरल कर दिया, वो पेपर लीक होता है। वो कोई भी एक बेईमान व्यक्ति या कोई गलत व्यक्ति है, उसके हाथ में पेपर चले गए तो ये हो जाएगा। लेकिन जो सेटिंग होता है ना मैम, उसमें पूरा सिस्टम मिला हुआ होता है, और सिस्टम में आयोग भी आता है, एजेंसी भी आती है, रिलेटेड ये विभाग है वो भी आता है, और यहाँ की सरकार भी आती है। और मैं आपको इसको तर्क के साथ साबित करना चाहूंगी मैम कि ये लोग कैसे जिम्मेदार हैं। अभय तिवारी जो भी पकड़ा गया है ना, वो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था, ठीक है। टीडीपीएल एजेंसी जो थी, वो इससे पहले जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, 11 से 13 जेपीएससी हुआ, 14 जेपीएससी हुआ, और दूसरे एग्जाम में भी इन्वॉल्व थी। लेकिन एक कहानी बनाई गई कि 4 कहानी बनाई गई, मे बी राइट भी हो, कि 4 सितंबर 2024 को टीडीपीएल जो है वो अपना जो एमओयू था, या जो भी अपना कंडीशन था, या जो भी चल रहा था, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेंडर बोल सकते उसको, वो जेएसएससी को बोलता है कि हम, ये न्यूज़पेपर का और सीआईडी का रिपोर्ट है कि मतलब हम 3 गुना ज्यादा पैसा लेंगे। तो उन्होंने, मैंने जेएसएससी ने दिया है इसे लिख करके, तो उन्होंने टीडीपीएल को कैंसिल कर दिया कि हम आपसे एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। जेएसएससी ने अभी नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि हमने टीडीपीएल से जेएसएससी का एग्जामिनेशन नहीं लिया। बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी जेएसएससी के एग्जामिनेशन में अभय तिवारी 2nd टॉपर है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। मैंने आयोग अपनी बात को रख रहा है कि हमने टीडीपीएल से एग्जामिनेशन नहीं करवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस टीडीपीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर था, ही वाज 2nd टॉपर एंड ही वाज वर्किंग। उसे ज्वाइनिंग मिली और वो वर्किंग है अभी। उसको उसके ऑफिस से ही गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उसकी पोस्टिंग हुई है अभी। और जिस पीजीटी एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ मैम, वो इंग्लिश का टॉपर था मैम। एजेंसी भी अलग था, लेकिन आयोग वही था। तो मैं आयोग पर कैसे शक नहीं करूं, और आयोग पे मैं कैसे सवाल नहीं खड़ा करूं, या मैं कैसे कह दूं कि आयोग की कोई भूमिका नहीं रही होगी, ठीक है। अब आता है बात सिस्टम पे। अगर कोई एक व्यक्ति घुस जाए या गलत तरीके से आ जाए तो समझ में आता है, लेकिन मैम आज के न्यूज़पेपर में ये दिया है कि पूरे एक सेशन की 33 स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो जाती हैं। तो फिर ये एक व्यक्ति से रिलेटेड बात तो रहा नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है कि किसी की बहुत ज्यादा पैरवी है, बहुत ज्यादा पहुंच है, तो सरकारी सिस्टम में या सरकारी नौकरी ले लिया, हो सकता है, एक्सेप्टेड। लेकिन 33 लोग एक एग्जामिनेशन में महिलाएं घुस जा रही है एक ही कॉलेज की, तो आप सोचिए मैम कि ये नेक्सस कितना बड़ा। सर्टिफिकेट बांटने वाले भी उस सिस्टम में है, नौकरी देने वाले भी उस सिस्टम में। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि यहाँ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंटल और जेएसएससी स्तर पर, दोनों स्तर पर होता है। क्या किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं गया कि एक ही से, मतलब कॉलेज के एक ही सेशन से इतनी लड़कियां सेलेक्ट हो गई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो हर तरफ सेट है, और उसमें अधिकारी किसके हैं? सरकार के। तो सवाल तो अभ्यर्थी उठाएंगे ना मैम।
तो आप समझ लो कि एक कोई बंदा शामिल नहीं है, पूरा सिस्टम है मैम। तो ये पेपर लीक नहीं है, ये सेटिंग है। अगली चीज ये है कि जैसे अभी जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है कि जो भी गिल्टी हैं इस चीज को लेकर उन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका रेजिग्नेशन तक मांग रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अंदर हमारे ये आपके यहाँ के जो भी सीएम हैं उनके स्टेटमेंट को लेकर क्या बातचीत चल रही है? मैम देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उसमें ये बोला गया है कि अगर हमारी बातों को आप नहीं मानते हैं, ठीक है, जी। तो आप रेजिग्नेशन दीजिए। ठीक है, रेजिग्नेशन हमारा पहला कुछ है ही नहीं। हम स्टेट गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन क्यों चाहेंगे? हम लोग अभ्यर्थी हैं मैम, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है कि हमें उनके रेजिग्नेशन से कोई बेनिफिट या कोई लॉस होने वाला है। ठीक है, और वो हमारे स्टेट के मुखिया हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वो हमारी बात को सुने, बिल्कुल सुने, क्योंकि जो हमारा डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी आपके माध्यम से अपने स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर जो गलत लोग हैं वो पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो भरोसा है अपने स्टेट गवर्नमेंट पर, ठीक है, वो और ज्यादा मजबूत होगा, वो कमजोर नहीं होगा। युवाओं का जो भरोसा है वो मजबूत होगा। और जब मजबूती के साथ, हमें क्या मतलब है कि स्टेट में किनकी सरकार है, हमें बस इस बात से मतलब है कि एग्जामिनेशन फेयर हो, हमारा राइट हमको मिले। कोई ऐसा नहीं है मैम कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो बिना पढ़े हम लोग पास हो जाएंगे, बिना पढ़े तो इसी गवर्नमेंट में लोग पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ज्यादा बढ़िया है हमारे। लेकिन मैम जो गलत है वो गलत है। हमें अपने स्टेट के सीएम का कभी भी रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, हमें बस फ्री एंड फेयर सिस्टम चाहिए और फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन चाहिए। जैसे 11th एंड 13th जेपीएससी की बात मैं आपको बताना चाहूंगी मैम। जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं आपको अभी जो 14th जेपीएससी पे इतना ये मचा हुआ है, 11 to 13 जेपीएससी की बात मैं आपको बताती हूँ मैम कि हुआ क्या था कि आप देखेंगे कि जनरली यूपीएससी भी जो है जी, वो एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाने में 1 साल का समय लगाती है मिनिमम। ठीक है, हमारे झारखंड में ऐसा नहीं होता है। हमारे झारखंड में जितना तेजी से जेपीएससी का एग्जामिनेशन होता है ना, उतनी तेजी से अगर जांच हो जाता तो शायद स्थितियां ऐसी नहीं होती। जांच में तो अभी आप देखेंगे कि सेकेंड जेपीएससी का जांच कर रही है दूसरी एजेंसी, सीबीआई समथिंग, जो भी इतना धीरे प्रोसेस है कि अभी भी मतलब 15 साल हो गए, एक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। जो गलत तरीके से सिलेक्टेड थे लोग, वो आज रिटायरमेंट की स्थिति में आ गए हैं। तो हमारे स्टेट में ना ये चीजें बहुत स्लो होती है। हाँ, जल्दी क्या होता है, जब सेटिंग से पेपर लेना हो, जैसे जेपीएससी की बात मैं बताती हूँ आपको, 11 to 13 की 22 ऑफ जनवरी 2024, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आता है। 3rd of मार्च लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, और विद इन 14 डेज 17 मार्च को हमारा प्री का एग्जामिनेशन था। ठीक है, आप सोचिए मैम कि प्री का एग्जामिनेशन, इतना बड़ा सिलेबस है, 2 पेपर हैं झारखंड में, और लोग इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर हो? एक तो इनका कोई कैलेंडर नहीं है कि लोग रेगुलर प्रिपरेशन करें। ठीक है, कैलेंडर है ही नहीं, हमेशा फेल होता है। एक कैलेंडर हो तो समझ में आए कि इस डेट को परीक्षा, हमको पहले से प्रिपेयर। इनका नोटिफिकेशन अभी आएगा, कभी जल्दी हो जाएगा पेपर, कभी होगा ही नहीं, कभी टलते रहेगा। जैसे अभी मेंस का एग्जाम था हमारा 25th से, ठीक है, 24-25 से एग्जामिनेशन था अभी जुलाई में, और 2 दिन पहले एग्जामिनेशन को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, अब आप बताइए कि कैसे अभ्यर्थी भरोसा करके तैयारी करें? हुआ एग्जामिनेशन, थोड़ी एग्जामिनेशन हुआ 21st, 22nd, 23rd और 24 जून 2024 को हमारा मेंस का पेपर था। हो गया पेपर मैम, हम 7,000 अभ्यर्थी उसमें बैठे थे, और एक अभ्यर्थी का 6 पेपर होता है, और एक पेपर में 48 पेजेस होते हैं। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख प्लस पेजेस थे जिनको आयोग को चेक करना था। 20 लाख से ज्यादा पेजेस थे, और आपको आश्चर्य होगा मैम जान करके कि वो जो कॉपियां थी वो मात्र 33 डेज में चेक करके और रिजल्ट भी बना दिए गए हमारे झारखंड में।
और आपको मैं बता दूं, आश्चर्य होगा मैम कि वो कॉपियां ऑनलाइन चेक हुई थी, स्कैन करके अपलोड करके चेक हुई थी। उससे पहले जो हमारा एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि मैं भी +2 की टीचर रही हूँ मैम लंबे समय तक, तो जो लिमिटेशंस होता है ना वो 25 कॉपीज की होती किसी भी एग्जामिनेशन में। आपको पता है जो हमारी पूर्व चेयरमैन नीलिमा किरकिट्टा मैम थी, उन्होंने उस लिमिटेशन को 50 किया। क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो भी एक प्रोफेसर जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू जो रूल है वो प्रोफेसर्स होने चाहिए। प्रोफेसर्स जो भी होते हैं वो अभी बहुत सालों से बहाली नहीं आई है झारखंड में। हमारे यहाँ 2006 के बाद कोई ओपन वैकेंसी नहीं है प्रोफेसर की, तो मैक्सिमम बहाली उसी टाइम की है। ज्यादातर लोग सीनियर प्रोफेसर और रीडर के पद पर प्रोमोट हो चुके हैं। वो लोग को कॉपी जांचना है हमारे यहाँ, उन लोगों को कॉपी चेक करना, चाहे कहीं के भी प्रोफेसर रहे। मैम ये कैसे पॉसिबल है कि ऑनलाइन स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड करके 20 लाख पेजेस को ओनली 33 डेज में चेक करके टैबलेशन करके रिजल्ट बना के मतलब रेडी कर दिया जाए, तो कॉपियां जांच ही नहीं हुई मैम। आधा से ज्यादा कॉपी जो है वो है ही नहीं आयोग के पास। देखा जाए जैसे मैम जो ये गवर्नमेंट है, ये जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी अलायंस की ही गवर्नमेंट है वहां पर, तो कांग्रेस भी पार्टनर है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि जो भी अलायंस पार्टनर है उनकी भी फेलियर, क्या वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, या सिर्फ हम सारा ब्लेम सिर्फ जेएमएम पर ही डाल दें? मैम देखिए, ये तो जांच का विषय है। हम किसी गवर्नमेंट को या किसी पार्टी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं बिना किसी पुख्ता सबूत के? हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ठीक है। तो ये चीज तो जांच का विषय है, सीआईडी जांच कर रही है। इसीलिए तो हम चाहते हैं ना मैम, कभी भी आप देखेंगे किसी स्टेट में जो रूलिंग पार्टी होती है, आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी काफी धान लिया। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, आप ममता बनर्जी की सरकार थी बंगाल में, उसका उदाहरण ले लीजिए। जब ये सारे गवर्नमेंट थे, इन्होंने अपनी सेटिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ पीसीएस के चेयरमैन थे, उनको सीबीआई अरेस्ट करके ले गई, ठीक है। तो जब रूलिंग पार्टी जो है, चाहे वो, मैं खुल के बोलती हूँ, बीजेपी की भी यहाँ गवर्नमेंट होती, दूसरी जो हमारे यहाँ जेल के में समथिंग जो भी पार्टीज होती है, क्षेत्रीय चाहे रीजनल हो, नेशनल हो, जो भी पार्टीज का गवर्नमेंट हो, अगर उनके सरकार में जांच होती स्टेट एजेंसी से, तो ये पॉसिबल है मैम कि अगर कोई बड़ा फेस हो तो कभी वो ब्लेम करेंगे या फिर अरेस्ट करेंगे। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, ठीक है। और हम गवर्नमेंट चेंज होने का वेट नहीं कर सकते। हो सकता है अभी 10 साल यही गवर्नमेंट रह जाए, तो व्यवस्था में तो सुधार हमको इसी गवर्नमेंट से चाहिए ना, क्योंकि मैम हम सरकार को नहीं बदल सकते, वो तो जनता का काम है जी। बट ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपके यहाँ जी जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो टॉप से कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होता ही होता है जब भी इंटरव्यू का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये कितना सच है और इसे लेकर स्टूडेंट्स के बीच क्या रिएक्शन रहता है? मैम देखिए, गवर्नमेंट कितना इन्वॉल्व है ये तो कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए नहीं बोल सकता है कि इसका कोई भी तथ्य भी नहीं है और हमारे पास कोई इसका तर्क भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो रूलिंग पार्टी है जेएमएम, ठीक है, उनके जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, ठीक है, उनकी वाइफ जो है वो चेयरमैन है, ठीक है, सॉरी ये है मेंबर है, ठीक है। एक जो हमारे यहाँ मेंबर है, ठीक है, वो प्रोफेसर है और लंबे समय में कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो चेयरमैन बनते वो तो बनते ही हैं, वो उस पर तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि आईएएस की कोई पार्टी नहीं होती है मैम कि वो किस पार्टी से नई पार्टी, वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन दो लोग ऐसे हैं, तो हम अब इस पे कैसे हम लोग जजमेंटल हो मैम कि वो किनका सुनते हैं नहीं सुनते, ये तो इंटरनल बात है हमें इस बारे में। लेकिन हाँ, जो इंटरव्यू में मार्किंग होती है ना, मैं सच बता रही हूँ मैम, इतना अनइवन मार्किंग होता है। अभी पिछले बार एक घटना सामने आई थी, एक हमारे बीच के कैंडिडेट थे, बाकी उनका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें जो उन्होंने मार्क्स लाया है, बहुत अच्छा मार्क्स उनका आया है। लेकिन जो इंटरव्यू का मार्क्स मिला है मैम 15 आउट ऑफ 100। अभी सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ, उसके इंटरव्यू में मैं बता रही हूँ, आउट ऑफ 50 किसी को 48 दिया गया। और एक मेरी बहुत अच्छी मित्र में बहुत अच्छे मित्र हैं, वो झारखंड में सर्विस में भी है, उनकी वाइफ को मात्र 15 नंबर मिले।
ठीक है, तो ये 15 नंबर 20 नंबर मतलब 15 मार्क्स इज मिनिमम मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। तो आप कोई बंदा रिटेन में बहुत अच्छा मार्क्स ले आता है और ये में इंटरव्यू में आप उसको 15 मार्क्स देते हो और किसी को 80 मार्क्स देते हैं, तो वो जो 65 मार्क्स का जो मतलब डिफरेंस है उसको कोई भी कितना भी ब्रिलियंट रहे वो इंटरव्यू में उस गैप को कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। और मैं एक चीज आपको और बताती हूँ, 11 से 13 जिसकी बात मैं आपको बता रही थी, अभी 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि एक हरियाणा का कैंडिडेट है जिसका रैंक 11 है, रवि कुमार, वो दिल्ली आयकर विभाग में था और वहां पे वो इनामी है, उसके ऊपर 25,000 का इनाम है, वो सेटर था, सॉल्वर गैंग का हेड था और वो हमारे स्टेट में रैंक 11 के साथ झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अधिकारी और अभी ट्रेनिंग में है। और ये न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है मैम, बकायदा सबूत के साथ कि वो 25,000 का इनामी है। बताइए कैसे वेरिफिकेशन यहाँ पे हुआ कि ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं गया। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ जो ट्रेनिंग पीरियड की बात, हम लोगों के भी बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं अपने बीच के, तो मैं नाम तो नहीं किसी का बता सकती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ कि जब बातचीत होती है तो बताया जाता है कि मतलब वो 10 लाइन लिख नहीं सकते, बहुत ऐसे बच्चे हैं और वो हमारे अधिकारी बनते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जैसे जो झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ उसका मैं दिल्ली में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट से थोड़ा जोड़ के आपसे एक सवाल है मेरा कि मतलब जो दिल्ली में जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ नीट पेपर लीक पर, उस पे देखा जाए बड़ी आवाज उठाई गई, नेशनल अटेंशन मिला उस चीज को, पर जो झारखंड का प्रोटेस्ट है वो भी उसी तरह देखा जाए एक जेन्युइन प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, लेकिन मीडिया हो और जो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम अभी जो सीजेपी को सपोर्ट किया उतना सपोर्ट झारखंड को नहीं मिला है, तो आपको क्या फर्क दिखता है दोनों चीजों में? मैम मैं एक चीज बताती हूँ, जिस समय मतलब ये मेरे निजी विचार हैं, ये अभ्यर्थियों की तरफ से विचार नहीं है। अभी तक तो मैं अभ्यर्थियों का दर्द बता रही थी तो वो सबके विचार थे, ये मेरा निजी विचार है कि जिस तरह से हमने सीजे मतलब दिल्ली वाला प्रोटेस्ट देखा तो वहां पे कॉज तो बहुत सही था, नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैम। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 12 पास भी नहीं करके आए हैं और उनके साथ उनके करियर का इनिशियल, मेरा बेटा भी अभी रिसेंट 12 किया है, ठीक है, तो हम माँ बेटा दोनों पेपर लीक को झेल रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसी स्थिति है। तो मतलब जो बच्चे अभी जस्ट रिसेंट 12 पास किए वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आती है बहुत सारी चीजें। और मेडिकल जो कि कहते हैं कि लाइफलाइन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो वैसे जगह पर अगर आप गलत तरीके से लोगों को लेके जाओगे तो वो किसी भी सूरत में वो क्षम्य नहीं है, चाहे गलती जिनकी भी हो उनको सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन उस प्रोटेस्ट में जिस तरह के नारे लग रहे थे, कॉज बिल्कुल सही था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वहां पे जिस तरह के नारे लग रहे थे, देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे, ठीक है, तो उससे हमारा प्रोटेस्ट बाकायदा हमने कोड ऑफ कंडक्ट लिख के रखा है कि ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं करने देंगे और किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि आप वहां देखेंगी कि भर भर के पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो अपना मंच, लोग जो लेफ्ट की राजनीति करते हैं कह सकते हैं, वैसे लोग भर भर के पड़े थे। वहां भगवान राम को गाली दिया गया, वहां पर देश विरोधी नारे लगे, वहां पे बहुत सारी चीजें की गई, तो उसका तो कभी समर्थन नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन आंदोलन सही कॉज के लिए था, लेकिन जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। और मैं आपको एश्योर करना चाहूंगी मैम कि हमारे यहाँ जो आंदोलन है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि वहां पावरफुल लोगों का सपोर्ट था तो मीडिया ने भी वहां पे पूरा पावर दिखाया आ चुकी है। लेकिन हाँ, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने ही मुझसे कनेक्ट किया, तो मैं आप सभी को, जितने लोग हमारे सपोर्ट में हैं, हमारे झारखंडी भाषा में एक बात बोली जाती है कि जे हम इन सबके अभी मदद करे था ने ओकरा झारखंड कभियो ना भूलतो। और हमेशा हम लोग, जो लोग आज, मैं सीरियसली मैं भावुक हो रही हूँ मैम, इतना बड़ा समर्थन मतलब जितना भी मिला ना कभी नहीं मिला हम लोगों को। जो लोग आज हमारे साथ खड़े हैं ना, वो लोग इक्विवेलेंट गॉड है हमारे लिए, भगवान है हमारे लिए, कि वो मतलब मैं बता नहीं सकती मैम। हमारे लिए खाना भेजा जा रहा है, पानी भेजा जा रहा है, दिल्ली से भेज रहे हैं लोग, उत्तराखंड से,
पंजाब मतलब कहाँ से भेजे, कितने लोगों को तो हम जानते भी नहीं है, कितने लोगों का तो नाम नहीं पता है मैम हम लोगों को। और वो लोग जिस तरह से हमारे लिए खड़े हैं ना, बहुत सारे झारखंड के इन्फ्लुएंसर जिनको मैंने देखा है बड़े बड़े मंचों को साझा करके, मैम वो गले में गमछा लपेट के दिन रात पानी में भीग के हमारा, तो मीडिया का सपोर्ट मैम भले उस स्तर का ना मिला हो, लेकिन हमें मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है अभी। और इसलिए मैं तहे दिल से पूरे भारत देश को झारखंड के अभ्यर्थियों की तरफ से मतलब धन्यवाद देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आपका यह एहसान जो है ना, ये हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। कभी भी भविष्य में ठंडी बच्चा रहेगा जो इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ना, वो आपके लिए हमेशा ऑबलाइज रहेगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ अभ्यर्थियों की तरफ से। आप इतना भावुक हो गई ये सब बोलते हुए। मैम कभी इतना बड़ा समर्थन नहीं मिला। हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत बार आवाज उठाई मैम, 3 साल 4 साल से हम लोग लगातार आवाज ही उठा रहे हैं, कभी कोई सुनता ही नहीं था। बस इसी बात की संतुष्टि है कि जिसको हम लोग 2023 में 24 में गलत बोल रहे थे, आज उसको पूरा देश चोर बोल रहा है, पूरा देश गलत बोल रहा है। जी जितने लोग पकड़े जा रहे हैं ना, सबकी बात आज हम लोग 4 साल से 3 साल से सड़क पर कभी जाके मिलके, मतलब हर जगह हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई है। बट अभी क्या जो रांची में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां क्या इस तरह की बातें चल रही है कि क्यों हमें सीजेपी का या फिर ये जो सेलिब्रिटीज हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा? बिकॉज काफी सपोर्ट मिला है सेलिब्रिटीज का अभी सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर, पर झारखंड पे बहुत चुप्पी है, तो ऐसी कुछ बातें चल रही हैं इस चीज को लेकर? मैम देखिए, बात ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन मिल रहा है या ये नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभ्यर्थी भरपूर समर्थन दे रहे हैं। तो जो कांग्रेस के यूथ लीडर है कुमार राजा जी, वो गए भी थे, उन्होंने बात भी सुनी थी। कल रांची की मेयर भी आई थी, उन्होंने भी हमारा दर्द सुना। हमारे एक रांची के बहुत बड़े नेता हैं, मतलब युवा नेता कह सकते हैं, भैरव सिंह जी, वो भी हमारा मदद कर रहे हैं, लाइट कभी खाना लाठी जो भी उनसे बन पड़ रहा है। और शायद मुझे जहां तक जानकारी मिली है, मैं तो अभी फिजिकली प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हूँ, जैसा आपको पता है मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अभिजीत दीपके सर भी शायद कॉल किए थे कल। सबका जो होता है एक नैतिक समर्थन उन्होंने दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि अभिनय सर जो मैथ्स वाले हैं, वो भी अपना समर्थन, और शायद आज शाम को वो रांची पहुंच भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग मैम देखिए, एक दिन में तो हमारा कॉज ही किसी के पास नहीं पहुंच पाया, दूसरे दिन धीरे धीरे करके अब हमारा जो आंदोलन है वो स्टेबल हो रहा है, तो लोगों का समर्थन मिल रहा है मैम। हम इसको सीरियस से खा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उस लेवल तक नहीं मिल रहा हो। और मैम मैं आपको क्लियर एक चीज बताना भी चाहूंगी कि जो लोग देश विरोधी सोच के हैं, जो वहां पे नारे लगा रहे थे, हम उनको अपने आंदोलन में बिल्कुल भी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वो आए, सम्मान है, लेकिन यहाँ पे उनका जो अपना कॉज है उसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, वो हमारा समर्थन करें, बीइंग अ सोशल पर्सन मोस्ट वेलकम है, लेकिन अगर आ करके कोई अपना एजेंडा चलाना चाहे हमारे आंदोलन में, क्योंकि विशुद्ध रूप से ये छात्रों का आंदोलन है, तो हम उनको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। एजेंडा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, व्यक्ति एक्सेप्ट है, एजेंडा एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल ही है आपसे, वो ये है कि अगर आप सीधा झारखंड सरकार या हमारे देश के स्टूडेंट से एक मैसेज देना चाहेंगे उनको, तो आप क्या कहेंगी? मैम हम झारखंड सरकार से और देश के स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम झारखंड सरकार से एक अपील करना चाहेंगे कि सर, हम आपके ही बच्चे हैं, आपके राज्य के हैं, आप हमारी बात को सुनिए। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, हमें बस इस बात से मतलब है कि जो सिस्टम झारखंड में खराब हुआ है, ठीक है, वो सिस्टम सही हो जाए, सबसे पहली बात। और जिस तरह से सेटिंग हो रहे हैं, पेपर लीक नहीं मैम, सेटिंग हो रहे हैं, तो उसका जो अंतिम व्यक्ति है, जो इस चीज को करवा रहा और यहाँ की सरकार को बदनाम कर रहा है, उस व्यक्ति को बाहर जरूर लाया जाए। तीसरा कि पूरा जितना भी परीक्षा, ठीक है, जिसमें अभय तिवारी जो था वो इन्वॉल्व है, वो तत्काल प्रभाव से रद्द किया। पीजीटी हो चाहे वो सीजीएल हो, और सतवत इन्फोटोल, टीडीपीएल से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है सारे के सारे रद्द होने चाहिए।
और बाकी जो एग्जाम बचता है उसका सीबीआई और ईडी से जांच हो, क्योंकि सीआईडी के जांच पे यहाँ के अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। ये हमारा प्राइम रिक्वेस्ट है सर, कृपया करके ये चीज करिए। झारखंड के बच्चे बहुत तबाह हैं, बहुत ज्यादा तबाह हैं, और ये बहुत ही ज्यादा मैम बुरा लगता है कि हम तबाह हैं और हमारी सरकार सो रही है। ये बहुत बुरा लगता है सोच करके भी। और जो मेरे जितने भी हमारे युवा साथी जो डटे हुए हैं मैदान में, और जितने भी संगठन, एनजीओ, लोग, मीडिया, जो भी हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, बस यही करे कि अपना साथ और समर्थन इसी तरह बना के रखिए। पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी और डेफिनेटली ये जीत होगी। और ये अभ्यर्थियों की नहीं मैम, पूरे झारखंड की जीत होगी। जब आदमी जाता है तो वो पूरे समाज को खराब करता है, पूरे सिस्टम को खराब करता है। अगर वो सही होगा तो झारखंड की जीत होगी, यहाँ के अभ्यर्थियों की जीत होगी। और जब झारखंड जीतेगा तो ऐसे करके पूरा देश जीतेगा।